डियर स्टूडेंट, उत्पादन लागत का जो दूसरा हिस्सा रह गया था वो है लागत। देखिए, प्रत्येक उत्पादक उत्पादक मतलब जो भी प्रोडक्शन करता है उसका एक ही उद्देश्य होता है, लाभ कमाना। अब लाभ कितना होगा, लाभ को पता करने के लिए आपको पता करना पड़ेगा जिस वस्तु का उत्पादन आपने किया है तो उसको उत्पादन करने के पीछे कितना खर्चा आया। तो यहां पर लागत का मतलब होता है कि आपका उत्पादन के लिए किया गया खर्च। खर्च मतलब व्यय। ठीक है, तो ऐसे में उत्पादन लागत वर्ड हमें समझना पड़ता है कि उत्पादन लागत क्या है, क्योंकि बिना लागत के लाभ की गणना करना पॉसिबल नहीं है। हमें कॉस्ट पता करना ही पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली आप पढ़ते ही हैं कि जब भी प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट इक्वल टू होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो कॉस्ट तो चाहिए ही। आपने उत्पादन पढ़ लिया कि उत्पादन करने के लिए उत्पादन के विभिन्न साधनों की आवश्यकता है, पिछली वीडियो में नहीं पढ़ाया था। लेकिन वो साधन जो है, उत्पादन के जो साधन है ना, वो फ्री में नहीं आते भैया। उत्पादन के साधन फ्री में नहीं आते हैं। उत्पादन के साधनों पर व्यय करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। या तो उनको खरीदना पड़ेगा या तो उनको भाड़े पर किराए पर लेना पड़ेगा। दोनों ही केस में खर्च करना पड़ेगा। तो उत्पादन के साधनों को खरीदने के लिए या फिर एकत्रित करने के लिए ताकि उत्पादन हो, जो भी खर्चा करते हैं उसे उत्पादन लागत के नाम से जानते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको उत्पादन लागत की कंप्लीट अवधारणा के बारे में बताऊंगा कि उत्पादन लागत में कौन कौन से टॉपिक है जो हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग ही करनी है कि आखिर लागत क्या है। लागत यानी कि कॉस्ट किसे कहते हैं। ठीक है, तो उत्पादन लागत का मतलब होता है उत्पादन के साधनों पर किया गया व्यय। उत्पादन के साधनों पर किया गया व्यय मतलब जो भी साधन हमें उत्पादन के लिए चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको भूमि लेना है तो भूमि का क्या देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। ठीक है, आपको एक श्रम लगाना है तो श्रम को क्या देना पड़ेगा, श्रमिकों को मजदूरी देनी पड़ेगी। ठीक है, आपने कहीं से पूंजी ले लिया है तो बदले में क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। तो इन सब का जब योग करेंगे तभी उत्पादन होगा। तो इसी योग को हम क्या बोलेंगे, उत्पादन लागत। यानी कि उत्पादन के साधनों पर किया गया व्यय ही उत्पादन लागत कहलाता है, जिसको नॉर्मली हम साधन लागत के नाम से भी आगे जानते हैं। तो उत्पादन लागत को अगर समझना है, उत्पादन लागत को समझना है तो उत्पादन लागत के रूप को समझना पड़ेगा। तो इसके रूप को जब पढ़ेंगे, उत्पादन लागत को नॉर्मली पढ़ते हैं हम किस रूप में, एक होता है मौद्रिक लागत, ठीक है, दूसरा होता है वास्तविक लागत और तीसरा होता है अवसर लागत। अवसर लागत। इसके अलावा कभी कभी हमसे पूछा जाता है एक लागत और के बारे में, निजी लागत और सामाजिक लागत के बारे में। फिलहाल हमें इन तीनों लागत के बारे में डिटेल से पढ़ना है कि मौद्रिक लागत, उसके बाद हम इसकी अवधारणाओं की पढ़ेंगे। तो जब हम मौद्रिक लागत के बारे में पढ़ेंगे तो क्या है मौद्रिक लागत, पहला नंबर 1 हमें पढ़ना है किसके बारे में, मौद्रिक लागत के बारे में। मौद्रिक लागत यानी कि मॉनेटरी कॉस्ट, मॉनेटरी कॉस्ट। ठीक है, मौद्रिक लागत क्या है, मौद्रिक लागत का सीधा मतलब होता है क्या, मुद्रा के रूप में किया गया व्यय या फिर भुगतान। ठीक है ना, मतलब वो सारी लागत जो मुद्रा के रूप में होता है, पैसों के रूप में होता है, उसको मौद्रिक लागत के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें वेतन देना है या मजदूरी देनी है तो पैसों के रूप में देना है। फॉर एग्जांपल हमें ब्याज चुकाना है, मजदूरी में देंगे। फॉर एग्जांपल हमें विज्ञापन करना है, पैसों के रूप में। फॉर एग्जांपल हमें कच्चा माल खरीदना है तो पैसों में खरीदेंगे। तो वो सब कुछ मुद्रा के रूप में जाता है, तो उन सबको हम क्या कहते हैं, मौद्रिक लागत कहते हैं। और मौद्रिक लागत के प्रकार है, यूं कहे प्रकार या मौद्रिक लागत के अंग होते हैं। तो मौद्रिक लागत के 3 अंग है। ठीक है, और तीनों को हमें पढ़ना पड़ेगा डिटेल से। डिटेल क्या, नॉर्मल समझना पड़ेगा, एग्जाम में आता भी है। तो सबसे पहला है नंबर 1 प्रत्यक्ष लागत, प्रत्यक्ष लागत। ठीक है,
प्रत्यक्ष बोल सकते हैं, और इसको हम स्पष्ट लागत ही बोलते हैं, स्पष्ट लागतें। ठीक है। दूसरा है अप्रत्यक्ष लागत, यानी कि अस्पष्ट। और तीसरा है सामान्य लाभ, सामान्य लाभ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। तो हमें इन तीनों को समझो। सबसे पहले समझो प्रत्यक्ष लागत। ठीक है। ये वह लागत होती है जिसे प्रत्यक्ष रूप से किसी बाहरी व्यक्ति को मौद्रिक रूप में क्या किया जाता है, भुगतान किया जाता है। वो लागत जो प्रत्यक्ष रूप से किसी बाहरी व्यक्ति को मौद्रिक रूप में पेमेंट किया जाए उसको स्पष्ट, क्योंकि स्पष्ट रूप से इसका क्या होता है, स्पष्ट रूप से इसका हिसाब किया जा सकता है कि एक लेबर है, 7 लेबर है, 500 रुपए के हिसाब से उनको 35 रुपए दिया गया तो इनकी मजदूरी हो गई। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल विज्ञापन कराया गया, विज्ञापन वाले को हमने 6,000 रुपए दिया, ये हमारा वास्तविक लागत हो गया। फॉर एग्जाम्पल हमने कच्चा माल खरीदा है, कच्चा माल वाले को हमने 10,000 रुपए का पेमेंट किया, तो ये वास्तविक लागत, सॉरी स्पष्ट लागत है। मतलब वो लागत जिसको हम हिसाब किताब करके रख सकते हैं, जिसको मुद्रा के रूप में लिख सकते हैं, जिसको प्रॉपर वे में लिख के रखा जाता है, उसको स्पष्ट या अप्रत्यक्ष लागत के नाम से जानते हैं। लेकिन बिजनेस में प्रत्यक्ष लागत के अलावा भी कुछ लागतें ऐसी होती हैं जिसको प्रॉपर हिसाब किताब नहीं लिखा जाता है, लेकिन उसको वास्तविक रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जब अप्रत्यक्ष लागत की किया जाता है, ये वो लागतें होती हैं जिसे किसी बाहरी व्यक्ति को भुगतान नहीं किया जाता। ठीक है। किसी बाहरी व्यक्ति को भुगतान नहीं किया जाता। फॉर मतलब ये हुआ कि जो आपके मालिक है, ठीक है, मालिकों की स्वयं की मजदूरी। ठीक है। जो मालिक होता है, फॉर एग्जांपल एक किसान है, एक किसान अपने ही खेत में काम करता है, ठीक है, और किसान के साथ साथ 2 मजदूर और काम कर रहे हैं, तो मजदूरों की हिस्सा दिहाड़ी तो लिख देता है कि 1,000 रुपए, लेकिन वो किसान खुद भी तो काम कर रहा है, तो उसकी खुद की मजदूरी का हिसाब किताब नहीं होता। लेकिन 3 लोगों ने काम किया, उत्पादन की प्रक्रिया में 3 लोगों ने काम किया, एक किसान और 2 लेबर, 3 लोगों ने काम किया हिसाब से, तो कितने रुपए का लिखना चाहिए, 1500। लेकिन हिसाब किताब हो रहा है 1,000, जो 1,000 हिसाब किया वो तो प्रत्यक्ष है, लेकिन जो 500 रुपए का काम हुआ है, इस 500 रुपए की हिसाब किताब लिखा ही नहीं जाता है, तो उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष लागत। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से उसका प्रयोग तो हुआ है लेकिन उसको लिखा नहीं जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके खुद के जमीन पर घर बना के आपने उसमें दुकान खोला, तो उस दुकान के लिए आपको रेंट नहीं देना पड़ रहा है। लेकिन अगर वही दुकान आपने किसी और का किराए पे लेके करते तो किराया तो हर महीने जाता ना, उस किराए का हिसाब किताब आप करते, लेकिन आपके खुद की जगह पर दुकान है, उसका हिसाब किताब नहीं कर रहे हैं, उसका भी तो किराया बनता है। तो ऐसी को जो मालिकों के स्वयं का होता है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता, उसको अप्रत्यक्ष लागत के रूप में जानते हैं। तीसरा है सामान्य लाभ। सामान्य लाभ क्या होता है, इसको न्यूनतम, वो न्यूनतम लाभ जो उत्पादन प्रक्रिया के लिए अनिवार्य है। मतलब उत्पादन प्रक्रिया में आप जो पैसा लगाते हैं, पैसा लगाने के बाद उसका एक रिटर्न लेना कंपलसरी है। फॉर एग्जाम्पल आपने 1,00,000 रुपए लगा के उत्पादन प्रक्रिया शुरू किया है, तो आप मन में सोचते हैं कम से कम 10% का तो आपको लाभ मिलना ही चाहिए, वरना उत्पादन प्रक्रिया में बने रहना बेकार है।
तो 10,000 रुपए भी अगर आप नहीं कमाते हैं तो इसको न्यूनतम लाभ कहते हैं, कि मतलब एक फिक्स इतना अमाउंट जो कम से कम मिलना ही चाहिए, उसके बिना व्यवसाय हमारा बेकार है। तो न्यूनतम लाभ को लागत का हिस्सा माना जाता है, क्योंकि बिजनेस में बनने के लिए उतना लाभ अनिवार्य है, उतना लाभ भी नहीं होता है तो आप बिजनेस में नहीं रह सकते, आप बिजनेस ग्रोथ नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से अगर हम मौद्रिक लागत की बात करते हैं, मौद्रिक लागत इन तीनों का टोटल होता है, प्रत्यक्ष लागत, अप्रत्यक्ष लागत और सामान्य लाभ, तीनों को टोटल को ही हम मौद्रिक लागत के नाम से जानते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग होता है। इसको हम देख सकते हैं, इसको कैलकुलेट हम कर सकते हैं, सब हो सकता है, इसका क्लियर करते हैं, इसको नहीं करते हैं, और उसको बिजनेस में बने रहने के लिए अनिवार्य होता है। लेकिन क्या बिजनेस में केवल उन्हीं चीजों को हिसाब किताब होता है जो मुद्रा के रूप में होता है? प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि एक व्यवसाय केवल मौद्रिक रूप से ही नहीं चलता है, एक व्यवसाय को चलाने के लिए अमौद्रिक प्रयत्न भी करने पड़ते हैं, और उस लागत को उन्होंने नाम दिया वास्तविक लागत। वास्तविक लागत यानी कि रियल कॉस्ट। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि कोई व्यवसाय केवल मुद्रा से ही नहीं चलता, मुद्रा के अलावा भी उनको मानसिक प्रयत्न करने पड़ते हैं, मानसिक प्रयत्न या मानसिक त्याग करना पड़ता है, और बिना इसके व्यवसाय नहीं चल सकता। जैसे जो मालिक है, मालिक जो है 24 घंटे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए सोचता है, खाने पे भी सोचता है, अपने परिवार को घुमाने नहीं ले जा पा रहा है, अपने परिवार से ढंग से बात नहीं कर पा रहा है, पूरे टाइम व्यवसाय को दे रहा है, तो वो जो त्याग कर रहा है, वहां पर जो मजदूर काम कर रहे हैं, भले ही उनको वेतन मिले, लेकिन उस वेतन को पाने के लिए उसको 30 दिन का इंतजार करना पड़ता है। तो यहां पर उसके लिए क्या करना पड़ता है? इंतजार करना पड़ रहा है, उसको प्रतीक्षा करनी पड़ रही है, यानी कि त्याग करना पड़ता है। तो ये भी तो लागत है। तो उन्होंने कहा किसी भी व्यवसाय में वस्तु के उत्पादन के लिए मौद्रिक रूप से जो किया और मानसिक रूप से जो प्रयत्न करने पड़ते हैं, इन दोनों का टोटल होता है वास्तविक लागत, और बिना वास्तविक लागत के उत्पादन पर सही भी है। भैया मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते मुझे पैसे मिल रहे हैं तो ये मुद्रा है, लेकिन पढ़ाने के लिए मेरे परिवार घर में मेरा इंतजार कर रहे हैं और मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूं, तो इसके बीच में जो सैक्रिफाइस करना पड़ता है वो भी तो इसका एक हिस्सा है। तो सैक्रिफाइस को हम मुद्रा के रूप में नहीं माप सकते। तो उन्होंने कहा कि लेकिन इसका एक मूल्य होता है जो कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन ये भी वास्तविक लागत के हिस्से में हम लोग जानते हैं। और वास्तविक लागत को समझने के बाद जो तीसरा लागत है, ये दूसरा था, उसको बोलते हैं अवसर लागत। अवसर लागत यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये क्या है? अवसर लागत कहता है कि सर्वश्रेष्ठ विकल्प। ठीक है, अवसर लागत कहता है सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना। मतलब उत्पादन की प्रक्रिया में आपने उत्पादन के साधनों का प्रयोग करते हुए उत्पादन कर रहे हैं, तो यहां पर उत्पादन अगर दो वस्तु के बीच में होता है एक्स और वाई, तो ऐसे में किस वस्तु के उत्पादन के लिए कम से कम लागत और ये कम से कम साधनों का प्रयोग होता है, उसी का प्रयोग किया जाता है। तो अवसर लागत ये कहता है कि हमें सर्वश्रेष्ठ साधनों का प्रयोग करते हुए सर्वश्रेष्ठ वस्तु का उत्पादन करना है, उसके लिए भले ही किसी एक वस्तु को उत्पादन को छोड़ना पड़े। इसका मतलब होता है अगर उसको एक्स के उत्पादन करते हुए कम से कम लागत का उत्पादन प्रयोग करना पड़ रहा है, तो वाई वस्तु का उत्पादन वो कम कर देगा। तो किसी एक वस्तु के उत्पादन के लिए किसी दूसरे वस्तु की उत्पादन की मात्रा में कमी करने को ही अवसर लागत कहते हैं, और ये भी उत्पादन प्रक्रिया में बहुत होता है। आप सामान बेच रहे हो, माल बेच रहे हो, जैसे अभी ठंडी का सामान हो गया, ठंडी के मौसम ठंडी के कपड़ों की डिमांड बढ़ गई, तो दुकानदार क्या करता है? गर्म कपड़ों को वहां से हटाता है और ठंडी कपड़े रखता है। जैसे से मौसम बदलेगा, मार्च के बाद अप्रैल महीना शुरू होगा, जो ठंड के कपड़े रखे थे वो धीरे धीरे वहां से हटाना शुरू कर देगा और गर्म कपड़े रखना शुरू कर देगा। इसी को अवसर लागत। अवसर के अनुसार जिसका समय जब आता है उस समय उसी पर ज्यादा वैल्यू दिया जाता है, सामने वाले को कम, इसी को अवसर। और ये उत्पादन प्रक्रिया में साधनों का प्रयोग इसी आधार पर होता है। हम हर वक्त समान रूप से हर एक वस्तु के ऊपर समान साधनों का प्रयोग नहीं कर सकते। हमें देखना पड़ता है किस साधनों का प्रयोग करते हुए किस वस्तु पर प्रयोग करें ताकि अधिक से अधिक हमें लाभ की प्राप्ति हो। ये होता है हमारा लागत। अब लागत को अगर पूरा पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें पढ़ना है वो लागत की अवधारणाएं।
लागत की अवधारणाएं। हालांकि लागत की अवधारणाओं को हम दो कैटेगरी समझ सकते हैं। एक है दीर्घकालीन लागतें और दूसरा है अल्पकालीन लागतें। ठीक है, अल्पकालीन इसलिए क्योंकि अल्पकाल में जो साधन होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, उन दोनों प्रकार पर जो व्यय किया जाता है उसे, लेकिन दीर्घकाल में लागत साधन एक प्रकार की होती है। तो यहाँ पर दीर्घकालीन लागतों को फिलहाल हम नहीं पढ़ रहे हैं आज, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हम केवल अल्पकालीन लागतों के बारे में पढ़ रहे हैं। और अल्पकाल में हमारे पास उत्पादन के दो प्रकार के साधन होते हैं। ठीक है, एक होता है स्थिर और एक होता है परिवर्तनशील साधन। तो उसी के आधार पर जब हम अल्पकालीन लागतों पढ़ेंगे तो उसको बेसिकली तीन कैटेगरी बांटा जाता है सब धारणाओं को। एक होता है कुल लागतें, ठीक है, सेकंड वन इज औसत लागतें और तीसरा है सीमांत लागतें। तीन प्रकार की लागतों के बारे में पढ़ना है हमें। और वहीं पर अगर कुल लागत की बात करें, इसके दो प्रकार हैं। एक है कुल स्थिर लागतें और दूसरा है कुल परिवर्तनशील लागतें। इसको शॉर्टकट बोलते हैं टीसी। ये होता है हमारा टीएफसी और उसके बोलते हैं हम टीबीसी। वहीं पर औसत लागत की बात करते हैं, अगर कुल के दो हिस्से हैं तो औसत लागत के भी दो हिस्से होंगे। एक है औसत स्थिर लागतें यानी कि एएफसी और दूसरा है औसत परिवर्तनशील लागतें यानी कि एवीसी। और ये हो गया हमारा एमसी। ध्यान में रखना, अब उसको शॉर्ट में जरूर रखना क्योंकि न्यूमेरिकल में टेबल फिल करने के लिए क्वेश्चन भी आ जाते हैं जहां पर ये शॉर्ट फॉर्म काम आते हैं। शॉर्ट फॉर्म से ही फॉर्मूले बनते हैं। हमें इस पूरे कॉन्सेप्ट को भी डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, कि ये सारे अवधारणाएं कौन कौन सी है। बेसिकली हमारे पास 7 अवधारणाएं हैं, 7 पॉइंट है जिसको डिटेल से पढ़ना है। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे कुल से। अब कुल लागत, क्योंकि हमारे जैसे कि हमने कहा उत्पादन के साधन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका उत्पादन के स्थिर साधन, एक होता है उत्पादन के स्थिर साधन और दूसरा है उत्पादन के परिवर्तनशील साधन। ठीक है, तो इसी आधार पर लागत के भी दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला आता है उत्पादन के स्थिर लागत, जिसको खाली स्थिर भी बोलते हैं और कुल स्थिर लागत के भी नाम से जाना जाता है, दैट इज टीएफसी। क्या है ये कुल स्थिर साधन? मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं उत्पादन के स्थिर साधनों पर किया गया व्यय। ठीक है, उत्पादन के जो भी स्थिर साधन है उस पर किया गया व्यय को हम स्थिर लागत कहते हैं। दूसरी बात है, क्या करते हैं, ये उत्पादन से प्रभावित नहीं होता। मतलब उत्पादन चाहे बढ़े या घटे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर क्या रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, तो इसको अगर हम डिटेल से समझने जाए स्थिर लागत को तो यूं कह सकते हैं कि जैसे यहां पर ये उत्पादन की इकाई है क्यों, ठीक है, और ये हो गया टीएफसी। उत्पादन चाहे जीरो हो चाहे ये उत्पादन बढ़ता हुआ चला जाए, जो स्थिर लागत जैसा होता है वो वैसे मान लो ये 40 है तो हर यूनिट पर ये 40 ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे में जब हम कुल स्थिर लागत का वक्र बनाते हैं तो यहाँ पर अगर हमें टीएफसी शो करना है और यहाँ पर उत्पादन की मात्रा को शो करना है, उत्पादन क्यों को शो करना है, तो ऐसे में
कुल स्थिर लागत हमेशा इस प्रकार से बनता है, TFC। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया पहला कुल स्थिर लागत। जैसे ही कुल स्थिर लागत को पढ़ लेते हैं तो इसका दूसरा भाग भी हमें पढ़ना पड़ता है, सेकंड वन, जैसे दैट इज कुल परिवर्तनशील लागत। कुल परिवर्तनशील लागत, ठीक है, ये हो गया TVC। परिवर्तनशील लागत को परिवर्ती लागत के भी नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ये क्या होता है कुल परिवर्तनशील लागत? मतलब उत्पादन के परिवर्ती साधनों पर किया गया व्यय। परिवर्ती साधन मतलब वो साधन जिससे उत्पादन प्रक्रिया शुरू होती है, कच्चा माल हो गया, श्रम, इन पर। ठीक है, मतलब ये हुआ, ये उत्पादन मात्रा पर निर्भर होती है। मतलब साफ है, उत्पादन मात्रा पर निर्भर होने का मतलब होता है अगर उत्पादन में वृद्धि है तो कुल परिवर्ती लागतों में भी वृद्धि होगी, उत्पादन की मात्रा में कमी होगी, परिवर्ती लागत में भी कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं उदाहरण की, जैसे ये क्यों है, ठीक है, ये हो गया 0 1 2 3 4 5 और ये हो गया कुल परिवर्ती लागत। अगर उत्पादन 0 है तो यहां पर इसकी लागत भी क्या होगी, 0, डैश कर देते, कोई लागत ही नहीं है क्योंकि प्रोडक्शन है नहीं। लेकिन जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता हुआ चला जाएगा इसकी लागत भी हमारी बढ़ती हुई चली गई, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, इस प्रकार से कुल परिवर्तित लागत में भी हमारी क्या हो जाएगी, वृद्धि होती चली जाएगी। समझ में आ गया? अब इन दोनों से मिला के स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत मिला के उत्पादन प्रक्रिया संपन्न होती है। तो जो हमारा तीसरा वर्ड है सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया था, दैट इज कुल लागत, टोटल कॉस्ट। क्या होता है, किसी वस्तु के उत्पादन के लिए किए गए व्ययों का योग। कहने का मतलब होता है कुल लागत, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तित लागत का योग होती है। क्योंकि जितने भी लागत है, चाहे स्थिर लागत हो चाहे परिवर्तित लागत हो, दोनों को टोटल करेंगे तब जाके हमें कुल लागत की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में डायग्राम में एग्जांपल देखें, ये हो गया क्यों, ये हो गया कुल स्थिर लागत, ये हो गया कुल परिवर्तित लागत, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बोलेगा कुल लागत। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो लिखा है वही है, 0 1 2 3 4 5। कुल स्थिर लागत कितना था, 40 40 40 40 40 और परिवर्तित लागत यहाँ पर ये कितना है, 30 40 50 60 और ये हो गया 70। दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया 40, यानी कि 0 प्रोडक्शन पर भी कुल लागत होता है क्योंकि कुल स्थिर लागत है वहां पर। तो ये हो गया 70 80 90 100 110। ठीक है, समझ में आ गया? अब अगर डायग्राम की बात करते हैं तो ध्यान में ये रखना कि डायग्राम इसके अकॉर्डिंग जो हमारा कुल परिवर्तित लागत है वो हमेशा 0 से शुरू होता है, ऊपर क्यों चला जाता है क्योंकि यहाँ पर ये 0 होता है। ये हो गया TBC। अब इन दोनों का टोटल होता है कुल लागत। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, जो वो कुल लागत होता है। तो जो कुल लागत का हम जो डायग्राम बनाएंगे वो कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले तो ये हो गया TFC, कुल स्थिर लागत। ठीक है, कुल परिवर्तित लागत 0 से शुरू होता है इस तरह से, TBC, और इन दोनों का टोटल यहां से शुरू होता है कुल लागत, ये हो गया TC, जो कि इन दोनों का बीच में वेरिएबल होता है, बराबर गैप होता है, इस प्रकार से चलता रहता है। ये कुल लागत हो गया। अब यहाँ पर तीनों को ही एक दूसरे से कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे? अगर हमें कुल स्थिर लागत निकालना है तो TFC इक्वल टू होता है TC में से कुल वेरिएबल लागत को माइनस कर देंगे। कुल लागत बराबर होता है TFC प्लस TBC, और वहीं पर TBC निकालना है तो कुल लागत में से कुल स्थिर लागत को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये पहला सेट है फार्मूले का। हालांकि अभी मैं फार्मूला और बताऊंगा, फिलहाल यहां ध्यान दीजिए। दूसरा जो लागत है वो किसका है, औसत लागत। औसत लागत यानी कि एवरेज कॉस्ट। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं तो क्या बोलते हैं,
प्रति इकाई उत्पादन लागत को हम औसत लागत कहते हैं। मतलब साफ है कि अगर हम कुल लागत को, किसको, कुल लागत को उत्पादन की इकाई से क्या कर दे, भाग कर दे, तो हमें औसत लागत मिलता है। तो ऐसे में इसका फॉर्मूला बन जाता है कि AC इक्वल टू TC डिवाइडेड बाई Q। समझे? तो यहां पर अगर बात करते हैं तो ये Q है, 0 1 2 3 4 5, और यहां पर अगर कुल लागत है ये हो गया 40। ठीक है, एक इमेजिनरी एग्जांपल मैं लेता हूं, ये हो गया 40। ठीक है, फिर हो गया 90, 130, 160, 180, और फिर ये हो गया 190। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं। अब निकालेंगे एवरेज का औसत लागत। कैसे निकलेगा? 0 से डिवाइड किया कुछ नहीं होता, अनंत हो जाता है। 1 से डिवाइड करेंगे 90, 2 से हो जाएगा 65, 3 से करेंगे 3 5 15, बचा 1, 3 3 9, 3 3 9, 4 से डिवाइड करेंगे 4 को 16, 4 5 20, 5 से डिवाइड करेंगे 5 3 15, 5 8 40। ठीक है, ये हो गया एवरेज कॉस्ट। और इसका जो डायग्राम होता है वो हमेशा पहले ये कम होता है, देखिए ये कम हो रहा है, फिर धीरे बढ़ता हुआ होगा, लेकिन नीचे आएगा, फिर ऊपर को चढ़ता हुआ, ये होगा एवरेज कॉस्ट। एसी एसी का डायग्राम हमेशा यू की तरह होता है। तो औसत लागत के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा है औसत स्थिर लागत, यानी कि AFC। अब ये औसत स्थिर लागत क्या बोला है? मतलब ये है कि कुल स्थिर लागत को, किसको, कुल स्थिर लागत को अगर उत्पादन की इकाइयों से भाग कर दे, उत्पादन की इकाइयों से भाग कर दे, तो हमें मिलता है कौन, औसत स्थिर लागत, यानी कि शॉर्ट में बोलते हैं यहाँ पर AFC इक्वल टू TFC डिवाइडेड बाई Q। ये अब क्योंकि कुल स्थिर स्थिर रहता है, ऐसे में ये जो औसत स्थिर लागत वक्र होता है वो ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, लेकिन कभी जीरो नहीं होता है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, ये हो गया Q और ये हो गया TFC। 0 1 2 3 4 5, और ये हर यूनिट पे सेम रहता है, 40 40 40, और ये हो गया। ठीक है, अब यहां से निकालेंगे हम क्या, औसत स्थिर लागत निकाल लो। फॉर्मूला ये है, 0 से डिवाइड करेंगे, 0 से कुछ भी डिवाइड कर अनंत आ जाता है। ये हो गया 40 20, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 3 9, 4 10 40, 5 8 40। ठीक है, हो गया। अब ऐसे में इसका जो कर्व बनेगा वो ऊपर से गिरता हुआ कुछ इस तरह से बनेगा, लेकिन कभी भी ये AFC कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि ये कभी जीरो हो ही नहीं सकता, कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, अगर इतना समझ में आए औसत स्थिर लागत, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका तुरंत अगर आपको लिखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है औसत स्थिर लागत के बाद, ठीक है, वो किसका है, औसत परिवर्ती लागत या परिवर्तनशील लागत। औसत परिवर्ती लागत यानी कि ABC। इसके भी कहें औसत, औसत वर्ड है, इसका मतलब ये हुआ कुल परिवर्ती लागत को भाग किया जाता है किससे, उत्पादन की इकाइयों से, उत्पादन की इकाई से। ऐसे फॉर्मूला बनता है ABC इक्वल टू TBC डिवाइडेड बाय Q। ठीक है, एग्जांपल देके समझाते हैं। तो यहाँ पर हो गया Q 0 1 2 3 4 5, और ये हो गया TBC। ये जीरो उत्पादन पर ये जीरो रहता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये 50 है, ठीक है, 50 के बाद फिर 40 है, फिर 30 है, सॉरी, ठीक है, फिर मान लेते हैं 60 है, 65, फिर 60 ले लेते हैं। ठीक है, फिर जाके हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अब डिवाइड कर देते हैं, तो TBC को Q से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बनेगा हमारे पास ABC। 0 से 0 डिवाइड होता नहीं, डैश कर देंगे। 50 को 1 से 50,
60 को 2 से 30, ये 50 हो गया। 65 को 3 से, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 6 18, 4 से भाग करेंगे 15 और ये हो गया 11। ठीक है, तो ऐसे में कुल परिवर्तित लागत की अगर वक्र की बात करते हैं तो ये भी ऊपर से नीचे की ओर इस तरह होता है। पहले ये कम होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाता है। कुछ इस तरह से बनेगा हमारा क्या, ABC। इतना सब पढ़ने के बाद अब हमारे पास आता है लास्ट, सीमांत लागत। सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट, MC। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है उत्पादन के एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से प्रयोग पर होने वाला व्यय। ठीक है, मतलब उत्पादन के अतिरिक्त इकाई के लिए जो भी हम व्यय करेंगे उसको सीमांत लागत कहते हैं। और सीमांत लागत से हम यूं कहें कुल लागत में भी परिवर्तन होता है, और सीमांत लागत से कुल परिवर्तित लागत में भी परिवर्तन होता है, क्योंकि कुल लागत ही कुल परिवर्तित लागत से परिवर्तन होता है। ऐसे में इसकी फार्मूला करेंगे कि MC इक्वल टू TCN माइनस TCN-1। वही हमारी बात करेंगे TVCN माइनस TVCN-1, क्योंकि सीमांत लागत हमेशा किस पे डिपेंड करता है, ये हमेशा परिवर्तित लागत, क्योंकि परिवर्तन हो रहा है। कुल लागत में स्थिर भी शामिल होता है, इसलिए स्थिर को हटा के परिवर्तित लागत को लेते हैं। ऐसे में सीमांत लागत की गणना करेंगे तो ये ऊपर से नीचे की ओर ये भी यू आकृति का होता है, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है तो इनके अवधारणाओं में से किसी को भी पूछा जा सकता है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है इसके टेबल फिल करना। आपसे कोई एक आइटम दे रखा होगा, आपसे पूरा सब कुछ कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा। वो किस तरह से होगा, चलिए क्वेश्चन करके दिखाता हूं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले सारे फॉर्मूला देख लीजिए। सारे फॉर्मूला की बात करते हैं। सबसे पहले होता है TC इक्वल टू TFC प्लस TBC। नोट करते रहिएगा, ये काम आएगा आपका। यहाँ पर TFC इक्वल टू होता है TC माइनस TBC, और TBC इक्वल टू होता है TC माइनस TFC। राइट, ये पहला ग्रुप हो गया। वहीं पर दूसरा होता है AC। AC इक्वल टू होता है TC डिवाइडेड बाय Q, और यहीं से अगर TC निकालना पड़े तो AC को मल्टीप्लाई कर दें Q से। कभी कभी होता है उल्टा निकालना पड़ता है। दूसरा, अगर हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है, हमें अगर कैलकुलेट करना पड़े AC का, जब हमारे पास AC इक्वल टू दूसरा फॉर्मूला होता है AC इक्वल टू ABC प्लस AFC। एक और फॉर्मूला होता है इसमें। फिर होता है हमारे पास ABC इक्वल टू TBC डिवाइडेड बाय Q। वहीं से अगर TBC निकालना पड़े फॉर्मूला बनता है ABC मल्टीप्लाई बाय Q। ठीक है, एक फॉर्मूला और बनता है हमारे पास AFC। AFC इक्वल टू TFC डिवाइडेड बाय Q। वहीं पर दूसरा फॉर्मूला बनता है TFC इक्वल टू AFC मल्टीप्लाई बाय Q। अब MC निकालने के ऑलरेडी दो फॉर्मूला बताया था मैंने। क्या फॉर्मूला बताया था यहाँ पर, MC इक्वल टू TCN माइनस N-1, मतलब इसको कुल लागत से भी निकाल सकते हैं, इसको कुल परिवर्तित लागत से ही निकाल सकते हैं। बेसिकली मैं आपको सुझाव कहूंगा तो हमेशा कुल परिवर्तित लागत का ही प्रयोग करें, तो TC में कुल स्थिर लागत भी जुड़ा रहता है। ये फॉर्मूले हैं जिनका प्रयोग करना है आपको, जिससे आपको टेबल कैलकुलेट करने में आसानी होगी। चलो लगे या तो एक टेबल किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो भी बता दूंगा, ताकि रिवीजन आपका अच्छा सुन। हालांकि मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन का एक क्लास अलग से दूंगा, जहां पर आपको सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे से पता चल जाएंगे। ठीक है, कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाता है। फॉर्मूला नोट कर लो और मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। सिंपल सा छोटा सा एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ है वो दूंगा तो बेटर रहेगा। ठीक है, मिल गया। क्वेश्चन है, ठीक है, आपसे कहा गया है कि निम्न तालिका से TBC, TFC
AC, ABC, MC और AFC की क्या करो, गणना करो। ठीक है, हमें सब कुछ निकालना है और ऐसे सब कुछ पूछने का मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। अब हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन क्यों, ठीक है, ये दे रखा है हमारे पास 0 1 2 3 4 और दिया हुआ है TC, ये दिया हुआ है 36 54 68 84 और ये हो गया 108। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है ये सारे आइटम कैलकुलेट करो। ध्यान में रखना, एक एक करके मैं बताता हूं, सारे फॉर्मूला अभी बताए थे। सबसे पहले अगर इस तरह से क्वेश्चन है तो सबसे पहला काम है आपको TFC निकालना, बिना इसके आगे नहीं कर पाओगे। तो TFC कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला है, TFC का फॉर्मूला मैंने बताया था दो, एक होता है TC माइनस TBC और दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया था AFC मल्टीप्लाई बाय क्यू, और यहाँ पर ये दोनों ही गिवन नहीं है। तो ऐसे में एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर जीरो क्वांटिटी है और TC कुछ दे रखा है, जीरो प्रोडक्शन होने पर भी जो खर्चा होता है वो टोटल फिक्स कॉस्ट होता है और ये हर यूनिट पर सेम रहता है इस तरह से। तो पहला आइटम आ गया। जैसे ये आइटम होता है तो दूसरा कैलकुलेट करो TBC, और TBC का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, TBC इक्वल टू होता है TC माइनस TFC। दोनों आ गया, माइनस कर दो, 36 में से 36 गया सिफर, तो 24 में से 36 घटा तो 54 में से 14 में से 6 गया 8, इधर हो गया 18, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 14 से 6 गया 8, 7 में से 3 गया 4, इधर 8 में से 6 गया 2, 10 में से 3 गया कितना 7, आ गया TBC आ गया। सिंपल कैलकुलेशन है, जो फॉर्मूले पता है उसी पर बेस्ड है। जैसे ही हो जाता है आगे बढ़ते हैं। अब क्या यहाँ पर AC निकाल लो। अब फॉर्मूला पता होना चाहिए, AC इक्वल टू होता है TC डिवाइडेड बाय क्यू। ये TC है, ये क्यू है। 36 को 0 से डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी आएगा हमेशा, 54 को 1 से डिवाइड करेंगे 54 ही आएगा, 68 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 6 2 4 8, 84 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 दूनी 6 3 8 24, 1 से 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 दूनी 8 4 7 28। AC भी आ गया। जैसे ही AC आ जाता है फिर आगे कैलकुलेट करेंगे हम क्या चीज, ABC निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, ABC। तो ABC निकाल लेते हैं, तो ABC कितना होगा वो देखो, ABC ये हो गया। अब ABC का फॉर्मूला होता है ABC इक्वल टू होता है TBC डिवाइडेड बाय क्यू। ये है TBC और ये है क्यू। 0 से 0 डिवाइड होता नहीं है, इसको डैश कर देंगे। ठीक है, आगे 18 को 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 18 आ जाएगा, 32 को 2 से डिवाइड करेंगे 16 दूनी 32, 48 को 3 से डिवाइड करेंगे 16 3 48, और 72 को 4 से डिवाइड करेंगे 18 4 72। ABC आ गया। क्या बचा हुआ है, MC और AFC। MC से पहले हम AFC निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, AFC। ठीक है, सही रहेगा ना। चलो AFC निकाल लेते हैं। तो AFC का फॉर्मूला होता है AFC इक्वल टू TFC डिवाइडेड बाय क्यू। ये है TFC और ये रहा क्यू। 36 को 0 से डिवाइड करेंगे, 0 से कुछ डिवाइड होता नहीं है, तो यहाँ निकालेंगे हम AFC, तो यहाँ हो गया इन्फिनिटिव। आगे 36 को 1 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया 36, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 18, 36 को 3 से डिवाइड करेंगे 12 दिया 36, 36 को 4 से डिवाइड करेंगे 9 4 36। AFC आ गया। अभी देखिए कंटिन्यू ये गिरता हुआ नजर आ रहा है, और लास्ट में निकालेंगे हम क्या चीज, MC। और MC कैसे निकालेंगे, MC निकालने का तरीका वही है, फॉर्मूला है, आप TBCN माइनस TBCN माइनस 1 कर दो, तो यहां से MC निकल आएगा। ये है TBC, 0 है, 0 पर इसको डैश कर दो क्योंकि कोई चेंज नहीं हो रहा है पहले 0 पे। फिर ये हो गया 0 से 18, तो ये हो गया 18, फिर 18 से 32, तो कितना चेंज हुआ, 32 से 18 माइनस कर दो, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास कितना 14। ठीक है, तो 12 में से 8 गया, हाँ ठीक। फिर हो गया 32 से 48 हो गया, कितना आ गया चेंज 16, फिर 48 से 72 आ गया, 12 में से 8 गया 4, इधर बचा तुम्हारे पास 6 में से 4 गया 2। क्वेश्चन पूरा हो गया। अब इस तरह से फॉर्मूले का यूज करते हुए हम टेबल फिल करेंगे, और हालांकि एग्जाम में कुछ भी दे सकता है, AC दिया हो सकता है, TFC दे रखा हो सकता है, MC दिया हो सकता है, अलग अलग तरीके से दिया हो सकता है। फिलहाल आपको फॉर्मूला याद रखेगा तो सब कुछ पॉसिबल है।
ठीक है, और समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना भी पॉसिबल होता है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्या डाउट हो रहा है। उस डाउट को मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर क्लियर करूंगा। आप अपने डाउट लिखने में बड़ी कंजूसी करते हैं, डाउट लिखिएगा तभी तो पता चलेगा। तब तक थैंक यू एंड बाय।